आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि तरंग वेव, तरंग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच में क्या संबंध होता है, यानी कि वेव वेलोसिटी, रिलेशन अमॉन्ग वेव वेलोसिटी, वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कहेंगे रिलेशन अमॉन्ग वेव वेलोसिटी, वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या होता है, तो कहेंगे किसी माध्यम में जब क्या होता है, तरंग संचरण हो रहा होता है, यानी कि कहेंगे जब ट्रांसमिशन ऑफ वेव हो रहा होता है उस टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो माध्यम के कण होते हैं वह क्या होते हैं, एक कंपन के समय अंतराल में तरंग में एक संपीड़न या एक विरलन, अनुदैर्घ्य तरंग की जब बात करेंगे तो संपीड़न और विरलन, और जब हम लोग बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगे तो कहेंगे एक श्रृंग और एक गर्त में क्या होता है, बनता है। अतः माध्यम के किसी कण के एक कंपन के समय अंतराल में जब तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य होती है उसमें कहेंगे कि जब तरंग की वेग क्या होगी, तो कहेंगे तरंग, जब किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उस तरंग का तरंग वेग कहते हैं। और आवृत्ति क्या होती है, तो कहेंगे कि 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। यानी कंपन करते हुए कण का आवर्तकाल ही तरंग के आवर्तकाल कण की अथवा आवृत्ति उस तरंग की आवृत्ति होती है। अब यहाँ पे एक टर्म जो हम लोगों को ध्यान देना है कि आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो कहेंगे कि अगर तरंग का आवर्तकाल t हो और आवृत्ति स्मॉल n हो तो t = 1/n होता है, पहली चीज। ठीक। दूसरा कि t सेकंड में तरंग द्वारा कितना दूरी तय किया जा रहा है, लैम्डा दूरी तय किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि t है एक कंपन में कितना समय लग रहा है, और लैम्डा है कि एक कंपन में कितनी दूरी तय हो रही है। ठीक। अब कहेंगे 1 सेकंड में तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो ये जो t है पहले वाले टर्म में वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में था, तो जब पक्षांतर होगा तो वह डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा λ/t। यानी 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो कहेंगे λ/t होती है। और 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग तरंग वेग कहते हैं। तो तरंग वेग यानी कि λ/v = λ/t हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस टर्म को ऐसे भी देख सकते हैं कि v = λ × 1/t हो गया। जब t = 1/n होगा तो n = 1/t होगा, यानी 1/t के जगह पे हम लोग स्मॉल n भी रख सकते हैं। जब हम लोग v = λ/t में 1/t के जगह पे हम लोग स्मॉल n रखेंगे तो यह हो जाएगा v = n λ, और यहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा तरंग वेग बराबर तरंग की आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी जैसे तरंग होती है किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो तरंग की आवृत्ति होती है वह परिवर्तित नहीं होती, यानी अपरिवर्तित रहती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि यदि क्या हो जाए तो कहेंगे कि माध्यमों का तरंग वेग क्या हो, एक का माध्यम का तरंग वेग v1 हो और दूसरे माध्यम का तरंग वेग v2 हो, तथा उनकी तरंग दैर्घ्य क्रमशः λ1 और λ2 हो,
तो हम लोग देखेंगे क्या v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो v बाई लेमडा इज इक्वल टू एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ से ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं कि माध्यम का कण एक से दूसरे में जाता है तो जो चीज़ परिवर्तित नहीं होता है वह है आवृत्ति, यानी आवृत्ति मतलब n है, और तो n1 इज इक्वल टू n2 की कंडीशन आ जाएगी, और इज तो n1 इज इक्वल टू लिखेंगे v1 अपॉन लेमडा, v1 अपॉन लेमडा 1, और n2 इज इक्वल टू लिखेंगे v2 अपॉन लेमडा 2, और n1 इज इक्वल टू n2 करेंगे तो उसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे v1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लेमडा 2, और वहाँ से हम लोग जब टर्म लिखेंगे तो v वाले टर्म को एक तरफ और लेमडा वाले टर्म को जब एक तरफ करेंगे तो ये पाएंगे कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 का टर्म आ जाएगा। और इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो तरंग की आवृत्ति होती है वह निश्चित होने के कारण ही तरंग की पहचान उसकी आवृत्ति से करना ज़्यादा सही होता है। क्यों? क्योंकि माध्यम के बदलने से उसका मान बदलता नहीं है। एक और टर्म जो है इस टॉपिक में थोड़ा ऊपर की तरफ हमको दिख रहा है कि कला किसे कहते हैं। ठीक, तो कला के लिए, कला को इंग्लिश में फेज कहते हैं। ठीक, तो कहेंगे कि तरंग संचरण के समय कंपन करते हुए जब हम किसी कण की बात करेंगे तो जो कण की स्थिति होगी वो और उसकी कंपन की जो प्रकृति होगी अर्थात जो उसकी दिशा होगी उसको दर्शाने वाले भौतिक राशि को तरंग की कला कहते हैं। और जो तरंग की कला होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी फिर से एक बार देखें इसको कि तरंग संचरण के समय यानी जिस समय पे एट अ टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव कंपन करते हुए कण की स्थिति यानी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे द ऑक्सीलेटरी पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ ऑक्सीलेटरी पार्टिकल एंड उसकी कह रहा है कंपन प्रकृति अर्थात दिशा यानी कि एंड द नेचर ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन लाइक डायरेक्शन दर्शाने वाली भौतिक राशि द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ शोइंग इज कॉल्ड फेज ऑफ वेव, इट इज डिनोटेड बाई फाई। एंड इस तरह के कहेंगे इसे उस कण की के किसी समय विस्थापन और उसके आयाम के अनुपात से ज्ञात करते हैं। कहेंगे कि उस समय पे विस्थापन यानी फाई इज इक्वल टू उस समय पे जो विस्थापन होगा वह लैम्डा हो गया, तो कहेंगे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे फाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए की कंडीशन होगी। और यहाँ से निकल के आएगा कला कोण की, यह क्या होगा, एक तरह का कला कोण होगा। ठीक है, तो कहेंगे कि ये जो कला कोण होता है इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो कहेंगे किन्हीं दो कणों के बीच कलांतर यानी कि दोनों कणों का जो कला के बीच में जो उनकी फेज यानी उनकी पोजीशनिंग और डायरेक्शन दोनों को मिला के हम कहते हैं कला होता है। तो दोनों के बीच में जो कलांतर आएगा वह क्या बताएगा, तो कहेंगे तरंग द्वारा उन कणों तक पहुंचने में तय की गई दूरियों में अंतर को डेल्टा एक्स से और तरंग द्वारा लिए गए समयों के अंतर को डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती मानते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई टी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और इसी तरह डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल करेंगे, लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी।
और वहाँ से आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। लैम्डा बाई टी को एन लैम्डा लिखेंगे, और डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि हो जाएगा v, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू एन लैम्डा, और वहाँ से भी ये टर्म निकल के आ जाएगा v इज इक्वल टू एन लैम्डा का टर्म। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, दे रहा है कि अगर वायु में हम क्या करें, कंपन करते हुए एक स्वरित्र यानी ट्यूनिंग फॉर्क की बात कर रहा है कि आवृत्ति अगर 385 सेकंड प्रति सेकंड हो, यानी एक सेकंड में वह 385 बार वाइब्रेट कर रहा हो, तो वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगों के तरंग दैर्घ्य ज्ञात करिए, और यह बताइए कि ध्वनि की चाल कितनी है, यानी 330 मीटर। अगर ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो बताइए कि लैम्डा का मान कितना होगा। सिंपल सीधे फार्मूला है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन एक टर्म चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो v है वह मीटर पर सेकंड में 330 मीटर पर सेकंड दिया है, और जो n है उसकी संख्या है 385 प्रति सेकंड। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन, और वहाँ से 330 बटा 385 करेंगे, और इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो निकल के आएगा 0.86 मीटर। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का लैम्डा की जो वैल्यू होगी, जब इसी वैल्यू को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 86 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो कहेंगे दो श्रृंगों, जब अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। इसी तरह अनुदैर्घ्य तरंगों की अगर बात हो तो कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होगा, तो कहेंगे तरंग दैर्घ्य जो होगा वो क्या होगा, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसी तरह तरंग की चाल क्या होगी, तो कहेंगे एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग की चाल कहते हैं, और इसे किससे, v से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, आयाम का क्या है, अधिकतम विस्थापन स्मॉल a से डिनोट करते हैं, मीटर होती है इसकी यूनिट। इसी तरह दूसरा जो टर्म हम लोग को ध्यान में रखना है वो क्या होता है, तो कहेंगे वो होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, तो कहेंगे एक सेकंड में नंबर ऑफ कंपन, कितने कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट कितनी होगी, तो पर हर्ट्ज, यानी हर्ट्ज होता है, यानी पर सेकंड होता है। इसी तरह से आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी एक ऑक्सीलेशन या एक कंपन को पूर्ण करने में लगने वाले समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, इसकी यूनिट होती है सेकंड में, इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं कि इनवर्सली रिलेशन होता है। तो कहेंगे T इज इक्वल टू 1/n होता है। ठीक है, ये सब बेसिक टर्म थे। अब इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे एक अगले लेक्चर में। ओके, ये भी लगभग आपका बेसिक पोर्शन जो है इसका तैयार हो गया है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि तरंग वेग, तरंग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच में क्या संबंध होता है, तो कहेंगे v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, या कहें
v इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है। चलिए अगले लेक्चर में फिर बात होगी। ओके।